नमस्कार। ज्ञानदूत कार्यक्रम 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। यह कार्यक्रम कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा विद्यार्थियों में विषय परक ज्ञानवर्धन, अकादमिक समस्या समाधान और समय के रचनात्मक उपयोग हेतु प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम को ई कंटेंट के रूप में आप सभी के सामने लाया जा रहा है और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप सभी से जुड़ा जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है आप इस प्रोग्राम का जरूर लाभ ले रहे होंगे और अपनी शिक्षा में इसका प्रयोग कर रहे होंगे। मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, आज आप सभी से सैम्पलिंग निदर्शन के बारे में बात करूंगी। हम सभी इस नाम से परिचित हैं और जब भी सामाजिक अनुसंधान करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे सामने अनुसंधान के कई सारे क्षेत्र होते हैं। उनको मुख्य रूप से दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो होता है समग्र और एक उस समग्र में से निदर्शन लिया जाता है, छोटे का चुनाव किया जाता है। तो जो सारा अनुसंधान का क्षेत्र है उसे तो कहते हैं सेंसस, जनगणना, और उसमें से यदि हम छोटा प्रतिनिधि के रूप में कुछ चुन लेते हैं तो वो कहलाता है निदर्शन। समग्र में से कुछ इकाइयों को अध्ययन हेतु प्रतिनिधि के रूप में चुनना ही निदर्शन कहलाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग निदर्शन। निदर्शन के माध्यम से ही सामाजिक अनुसंधान कार्य किया जाता है और निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। निदर्शन की विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। मैंने उसमें से दो डेफिनेशन आपके लिए ली है। पहली है गुडे एवं हॉट के अनुसार एक निदर्शन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि एक बड़े समग्र का छोटा प्रतिनिधि है। अर्थात निदर्शन वह है जो हमारा पूरा समग्र है उसमें से छोटे प्रतिनिधि के रूप में जब हम किन्हीं इकाइयों का चुनाव कर लेते हैं तो वह हमारा निदर्शन कहलाता है। अगली परिभाषा मैंने बोगार्डस की ली है। निदर्शन एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह से निश्चित प्रतिशत का चयन है। अर्थात जब समग्र में से हम कुछ निश्चित प्रतिशत इकाइयों का चयन करते हैं तो वह निदर्शन कहलाता है। निदर्शन का प्रयोग हम अपने डेली लाइफ में भी करते हैं। सैम्पलिंग हम डेली लाइफ में भी देखते हैं। जैसे कि हम कुछ खरीदने जाते हैं, गेहूं, चावल, तो हम उस बोरी में से कुछ अंश को चेक करते हैं, देखते हैं और उसकी क्वालिटी के बारे में जान लेते हैं और उसी के आधार पर अपना डिसीजन लेते हैं। जब हम ब्लड सैंपल देने जाते हैं तो हमारे पूरे ब्लड में से कुछ थोड़ी सी मिलीलीटर ब्लड लिया जाता है और उसके आधार पर पूरे ब्लड का टेस्ट किया जाता है और निष्कर्ष निकाला जाता है। तो इस प्रकार से सैम्पलिंग का प्रयोग हमारे दिनचर्या में, रोजमर्रा के जीवन में भी हम देखते हैं। जब हम खाना बनाते हैं तो हम सब्जी के एक अंश को देखकर ही पूरी सब्जी के बारे में डिसीजन लेते हैं कि हाँ ये तैयार हो गई है। तो मैं सोचती हूँ आप सैम्पलिंग को समझ गए होंगे। सैम्पलिंग मतलब समग्र में से छोटी इकाई का चुनाव, कुछ इकाइयों का चुनाव जो कि पूरे समग्र का प्रतिनिधित्व करती है, जो कि ये बताती है कि हमारा संपूर्ण समग्र किस प्रकार का है। अब हमें ये देखना है कि निदर्शन का आधार क्या है, किस प्रकार हम निदर्शन को चुन सकते हैं। निदर्शन निर्माण के लिए हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। इसमें फर्स्ट है समग्र की सजातीयता। जो भी हमारा संपूर्ण है, समग्र है, जिसमें से हमें निदर्शन का चुनाव करना है, हमें सैंपलिंग लेनी है, सैंपल बनाना है, उसमें सजातीयता होना आवश्यक है। यदि उसमें समरूपता है, समानता है, तो निदर्शन का चुनाव करना आसान होता है, क्योंकि समान इकाइयां, एक जैसे गेहूं की बोरी, एक जैसा चावल, एक जैसा ब्लड, तो उसमें से कहीं से भी हम कुछ भी ले सकते हैं, कहीं से भी हमारे समग्र में से इकाइयों का चुनाव कर सकते हैं। तो निदर्शन का बेसिक आधार है समग्र की सजातीयता। सेकंड है समग्र की विशेषताओं की पर्याप्त जानकारी। हमें समग्र की पर्याप्त जानकारी होना भी आवश्यक है कि किस प्रकार से हमें समग्र को किन किन इकाइयों में बांटा गया है, हमारा समग्र कैसा है, और उस आधार पर ही सैंपल साइज, सैंपल के चुनाव किया जाता है। इसलिए निदर्शन में बेसिक बात यह भी है कि हमें समग्र की पूर्ण जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रतिनिधित्वपूर्ण चुनाव की संभावना।
जो भी निदर्शन लिया जा रहा है, जो भी सैंपल लिया जा रहा है, वह उस समग्र का पूर्ण प्रतिनिधित्व करना चाहिए। उसे उस समग्र के बारे में पूरा रिफ्लेक्शन देना चाहिए कि हमारा समग्र कैसा है, क्या पढ़ा लिखा है, महिलाएं हैं, किस एज की हैं, किस एज ग्रुप की हैं, किस बैकग्राउंड से आती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमारी इकाइयों में रिफ्लेक्शन आना चाहिए समग्र का। एंड इसका नेक्स्ट आधार है उचित परिशुद्धता। जब भी सैंपल का चुनाव किया जाए वह परिशुद्ध होना चाहिए, वो बायस्ड नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष रूप से पूरी परिशुद्धता को ध्यान में रखते हुए ही हमें अपने सैंपल का चुनाव करना चाहिए, सैंपल का निर्माण करना चाहिए। तो निदर्शन के लिए बेसिकली सजातीयता समग्र की अत्यंत आवश्यक है और समग्र की विशेषताओं की पर्याप्त जानकारी, प्रतिनिधित्वपूर्ण चुनाव की संभावना और उचित परिशुद्धता होना आवश्यक है। अब हम निदर्शन क्या है समझ चुके हैं। समग्र में से कुछ इकाइयों का चुनाव, समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाली इकाइयों का चुनाव निदर्शन कहलाता है। तो इसकी मुख्य विशेषताओं को भी जान लेते हैं। और पहली विशेषता इसकी है समग्र का प्रतिनिधित्व। निदर्शन समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाला होता है, जो कि समग्र की पूर्ण जानकारी हमें देता है। समग्र के पूर्णतया निष्पक्ष रूप से जब भी हम सैंपल बनाते हैं तो उस सैंपल को देखकर ही हम समग्र के बारे में जान जाते हैं। तो इसकी प्रमुख विशेषता है समग्र का प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट है पर्याप्त आकार। निदर्शन पर्याप्त आकार का होना चाहिए और ये पर्याप्त आकार समग्र पर ही निर्भर करता है। हमारा समग्र पूरा देश, राज्य, शहर, स्कूल, कॉलेज, मोहल्ला कुछ भी हो सकता है और उसमें से जब हम अपने सैंपल को चुनते हैं तो वो सैंपल पर्याप्त आकार का होना चाहिए, जो कि समग्र के बारे में पूरी जानकारी हमें दे सके। इसकी अगली विशेषता है अभिनतिहीनता। जब भी सैंपल का चुनाव किया जाए उसमें अभिनतिहीनता होनी चाहिए, बायस्डनेस नहीं होनी चाहिए। कभी भी बायस्ड होकर जब हम रिसर्च कार्य करते हैं तो वह सक्सेसफुल नहीं होता। सामाजिक अनुसंधान में या अनुसंधान में हमेशा बायस्डनेस को बिल्कुल दूर रखना चाहिए, तभी हम निष्पक्ष रूप से किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, तभी हमारा अनुसंधान सफल हो सकता है। इसकी अगली विशेषता है निष्पक्षता। निदर्शन में निष्पक्षता होनी चाहिए, जो कि अभिनतिहीनता से ही जुड़ी हुई विशेषता है कि हमारा सैंपल निष्पक्ष रूप से चुना गया होना चाहिए, जो कि समग्र का उचित प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। इसकी अगली विशेषता है साधनों के अनुरूप। हमेशा अनुसंधान में निदर्शन को चयन करते समय अपने साधनों का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किन साधनों से अपने रिसर्च कार्य को आगे बढ़ाएंगे। तो जब भी सैंपल का चुनाव किया जाए वह सैंपल साधनों के अनुरूप होना चाहिए। इसकी अगली विशेषता है उद्देश्य के अनुरूप। सैंपल साधनों के अनुरूप, पक्षपात रहित और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही चुना जाना चाहिए। जब हम उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अपने सैंपल को चुनते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। तो निदर्शन के चुनाव करते समय यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि हमने क्या उद्देश्य लेकर अपने सैंपल को चुना है और सामाजिक अनुसंधान कार्य किया जाना है। नेक्स्ट है सामान्य ज्ञान एवं तर्क पर आधारित। सामाजिक अनुसंधान में सामान्य ज्ञान और तर्क पर आधारित होना अत्यंत आवश्यक है, तभी हम सटीक निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। जो भी डेटा लिया जाता है उसका एनालिसिस किया जाता है और डेटा लिया जाएगा सैंपल से, और सैंपल प्रतिनिधित्व करता है समग्र का। तो समग्र में से जब सैंपल का चुनाव किया जाता है तो वो चुनाव किया जाने के पश्चात सामान्य ज्ञान और तर्क पर कसौटी पर कसकर ही हम अपने सैंपल को चुनें। नेक्स्ट इसकी विशेषता है व्यावहारिक अनुभवों पर आधारित। हमेशा सैंपल को व्यावहारिक अनुभवों पर भी आधारित होना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस से ही हम समझते हैं कि किस तरह के डेटा को कलेक्ट करने के लिए हमें किस तरह के समग्र और सैंपल की आवश्यकता है। तो हमेशा जब भी हम अपने सैंपल का चुनाव करें तो अपने अनुभवों पर वो जरूर आधारित होना चाहिए। इसकी अगली विशेषता है स्वतंत्रता।
सैंपल में ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि किसी भी इकाई को चुने जाने की स्वतंत्रता या किसी भी इकाई के स्थान पे दूसरे इकाई को चुने जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तभी हम निष्पक्ष रूप से अपने अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ा पाएंगे। ये जो सारा टॉपिक है ये सब सामाजिक अनुसंधान पर आधारित है। सामाजिक अनुसंधान में निदर्शन बहुत महत्वपूर्ण है, सैंपलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम समग्र का अध्ययन करना आसान नहीं होता। समग्र के अध्ययन के लिए बहुत सारा समय, धन और व्यय होता है, श्रम की भी अधिकता होती है। इसलिए हम पूरे देश को एक साथ स्टडी नहीं कर सकते, बल्कि उसमें से कुछ इकाइयों को चुनकर ही हम अपनी बात को, अपनी तथ्यों को, अपने निष्कर्षों को हासिल कर सकते हैं। इसलिए निदर्शन सामाजिक अनुसंधान में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब निदर्शन चुनाव प्रणाली, निदर्शन किया कैसे जाए, निदर्शन का चुनाव कैसे किया जाए, तो हम देखते हैं कि निदर्शन का चुनाव किया कैसे जाए। निदर्शन का चुनाव एक तकनीकी प्रक्रिया है, टेक्निकल प्रोसेस है। उसके लिए निम्नांकित प्रक्रिया से गुजरना होता है। कुछ जो है ये स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके ही हम निदर्शन का चुनाव कर सकते हैं। और क्योंकि समग्र का अध्ययन करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हमेशा सैंपल का अध्ययन करके ही योजनाएं बनाई जाती हैं और योजनाओं के प्रभावों की जानकारी भी हासिल की जाती है। तो हम देखते हैं कि निदर्शन का चुनाव कैसे किया जाता है। एंड सबसे पहले इसमें है समग्र का चुनाव। सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमें किस समग्र से निदर्शन लेना है। मैंने आपको बताया कि समग्र बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत छोटा हो सकता है, देश से लेकर हमारे स्कूल कॉलेज तक हो सकता है, हमारे मोहल्ले तक हो सकता है। तो समग्र का चुनाव, सबसे पहला जो इसका प्रक्रिया का फर्स्ट स्टेप है वो है समग्र का चुनाव कर लें। पहले तो हम ये देखें कि हमें निदर्शन किस में से चुनना है। सेकंड है निदर्शन की इकाई का निर्धारण। और जब समग्र का चुनाव कर लिया है कि मान लीजिए हमें कॉलेज स्टूडेंट्स पर अपना रिसर्च कार्य करना है, तो हम कॉलेज हमारा जो कॉलेज के रेगुलर स्टूडेंट है वो हमारा समग्र हो गया, और मान लीजिए उनकी स्ट्रेंथ है 10,000। इसमें से निदर्शन की इकाई का निर्धारण, स्टूडेंट हमें लेने हैं। तो स्टूडेंट भी कई टाइप के होते हैं, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, यूजी, पीजी, बॉयज, गर्ल्स। तो निदर्शन की इकाई को निर्धारित करना पड़ेगा कि हमें किस क्लास के स्टूडेंट लेने हैं, किस स्ट्रीम के स्टूडेंट लेने हैं, बॉयज लेने हैं, गर्ल्स लेनी है। तो सेकंड स्टेप है निदर्शन की इकाई का निर्धारण। नेक्स्ट स्टेप है स्रोत सूची, पूरी जानकारी समग्र के बारे में, सारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि 10,000 स्टूडेंट है, तो ये स्रोत सूची उन 10,000 स्टूडेंट की स्रोत सूची है जो आपको टोटल जानकारी उसके बारे में देती है। फिर है निदर्शन का आकार निर्धारण। अब हमें ये निर्धारण करना पड़ेगा कि इन सारे जो हमारी समग्र है उनमें से हम किस साइज का अपना सैंपल चुनें। कौन सी साइज को चुनने पर हमें पूरी तरह से अपने सैंपल में समग्र का प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाएगा। कितने बॉयज़, कितने गर्ल्स, कितने आर्ट्स के स्टूडेंट, कितने साइंस के स्टूडेंट, कितने कॉमर्स के स्टूडेंट, कितने यूजी के स्टूडेंट, कितने पीजी के स्टूडेंट। इस प्रकार से हमें आकार का निर्धारण करना पड़ेगा कि किस आकार के आधार पर हम अपना रिसर्च कार्य ऑथेंटिक रूप से कर सकेंगे। उसके पश्चात निदर्शन पद्धति का चुनाव, किस पद्धति का प्रयोग करते हुए हमें अपना निदर्शन चुनना है। तो निदर्शन पद्धति का चुनाव भी समग्र पर ही निर्भर करता है, क्योंकि समग्र की सजातीयता, और समग्र में यदि बहुत ही डिफरेंट पार्ट्स हैं, अलग अलग तरह के हैं, तो हमें फिर उस आधार पर ही अपने निदर्शन पद्धति का चुनाव करना पड़ेगा। इस प्रकार हमने देखा कि निदर्शन में चुनाव प्रक्रिया में समग्र की पूर्ण जानकारी से लेकर पद्धति के चुनाव तक की प्रक्रिया आती है। निदर्शन क्या है, निदर्शन के आधार क्या है, निदर्शन का चुनाव कैसे किया जाए, ये जान लेने के पश्चात अब हम जानेंगे निदर्शन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। किन किन प्रकारों में निदर्शन को बांटा गया है। तो मुख्य रूप से 2 इसके पार्ट हैं और फिर उनको वापस सब डिवीजन उनका किया गया है। फर्स्ट है प्रायिकता, संभावित निदर्शन, एंड सेकंड है अप्रायिकता, असंभावित निदर्शन। सबसे पहले हम प्रायिकता निदर्शन, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी
मतलब सभी के चुने जाने की प्रोबेबिलिटी समान है, समान रूप से हम अपनी सारी इकाइयों को इसमें चुन सकते हैं। ये कहलाता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और इसके कई सारे सब डिवीजन हैं, और उस सब डिवीजन में देव निदर्शन, स्त्रीकृत निदर्शन, बहुस्तरीय निदर्शन, व्यवस्थित निदर्शन, गुच्छ निदर्शन, ये इसके मुख्य टाइप्स हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे सबसे पहले देव निदर्शन के बारे में, रैंडम सैम्पलिंग। देव निदर्शन नाम से ही पता चल रहा है, देव निदर्शन जो भी चुना जाए रैंडमली, किसी का भी चुनाव इकाइयों का संभव है। तो परिभाषा है गुडे एवं हार्ट के अनुसार, देव निदर्शन में सामग्री की इकाइयों को इस प्रकार क्रमबद्ध किया जाता है कि चयन प्रक्रिया में उस सामग्री की प्रत्येक इकाई के चयन की समान संभावना रहती है। अर्थात देव निदर्शन में क्या होता है कि जो भी सारी इकाइयां हैं, जो सारी सामग्री की इकाइयां हैं, उनको इस तरह से क्रमबद्ध कर दिया जाता है कि सभी इकाइयों के चुने जाने की संभावना बराबर रहती है, कोई भी इकाई चुनी जा सकती है। नेक्स्ट है पार्टन के अनुसार, देव निदर्शन विधि का उपयोग उस समय माना जाता है जब चुनाव की विधि ऐसी हो कि समग्र की प्रत्येक इकाई तथा तत्व के चुने जाने का समान अवसर हो। ये परिभाषा भी यही बता रही है कि जब समग्र में से किसी भी इकाई के चुने जाने की संभावना बिल्कुल बराबर हो तो वह कहलाता है रैंडम सैम्पलिंग, देव निदर्शन। और देव निदर्शन के भी कई सारी प्रकार है, इसके अनेक प्रकार हो सकते हैं और उनके चुनने की प्रमुख प्रविधियां भी अलग अलग हैं, निम्नलिखित हैं। किस प्रकार से हम रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं, किस प्रकार से समग्र में से कुछ इकाइयों का चुनाव रैंडम सैम्पलिंग के माध्यम से किया जाता है। तो पहली इसकी विधि है लॉटरी विधि। लॉटरी का नाम हम सब जानते हैं, और जब लॉटरी निकल जाती है तो बहुत ही मजा आ जाता है। लॉटरी विधि में सामाजिक अनुसंधान करते समय जब हम समग्र की पूरी लॉटरी विधि में यह है कि हमें समग्र की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उस समग्र के आधार पर हम कुछ चिट्टे बना लेते हैं। पूरी चिट्टे बनाकर कागज की एक ड्रम में डाल दिया जाता है, उसको बहुत अच्छे से हिला लेते हैं और आंखें बंद करके या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, आंखें स्वयं या अन्य व्यक्ति द्वारा एक एक पर्ची, हम संख्या डिसाइड कर लेते हैं कि हमें समग्र में से कितनी इकाइयों का चुनाव करना है। मान लीजिए 20 इकाइयों का चुनाव करना है। तो इस तरह से हम पट्टी बांधकर आंखों पे एक ड्रम में से, समग्र में से जो हमने पूरी टोटल पर्चियां वहां डाल दी है, हिला हिलाकर 20 पर्चियां निकाल लेते हैं। तो यह है लॉटरी विधि देव निदर्शन की, रैंडम सैम्पलिंग में लॉटरी विधि। सरकारी जो भी निकलती है लॉटरी, हम देखते हैं कि हाउसिंग बोर्ड की लॉटरी निकल गई, या कहीं भी कहीं चुनाव होता है एडमिशन में, कभी कभी एडमिशन में भी स्कूल्स में लॉटरी निकाली जाती है। तो ये लॉटरी विधि रैंडम सैम्पलिंग का बहुत पॉपुलर मेथड है। अगला है कार्ड प्रणाली। कार्ड प्रणाली में इसमें भी छोटे छोटे गत्ते के कार्ड बना लिए जाते हैं और उन पे इकाइयों को लिख दिया जाता है, फिर वापस उन्हीं को ड्रम में डाल दिया जाता है और उन्हें भी हिलाकर गिनती करके संख्या के आधार पर उनका निकाल दिया जाता है, उनका चुनाव कर लिया जाता है। लॉटरी विधि और कार्ड प्रणाली में यह मुख्य रूप से अंतर है कि लॉटरी में हम आंखें बंद करके कार्ड निकालते हैं और कार्ड प्रणाली में हम आंखें खोल के कार्ड निकालते हैं। कार्ड बनाते समय यह अवश्य हमें ध्यान रखना चाहिए कि सभी कार्ड्स का साइज इक्वल हो, ताकि सभी का चुनाव करना इक्वल रूप से आसान हो सके और निष्पक्ष रूप से चुनाव किया जा सके। इसका अगला प्रकार है रैंडम अंक प्रणाली, जिसे टिप्पेट टेबल भी कहते हैं। तो एक टिप्पेट जो थे, उन्होंने अपने गणितीय अंकों के आधार पर एक टेबल बनाई थी, एक सारणी बनाई थी, और उस नंबरों के आधार पर ही जब हम अनुसंधान में उन नंबरों के आधार पर इकाइयों का चुनाव करते हैं तो वह टिप्पेट टेबल के आधार पर इकाइयों का चुनाव कहा जाता है। ये बहुत ही वैज्ञानिक विधि है, इसमें पूर्ण निष्पक्षता होती है, कहीं भी पक्षपात की संभावना नहीं होती। तो टिप्पेट प्रणाली भी रैंडम सैम्पलिंग का एक पॉपुलर मेथड है। इसका नेक्स्ट प्रकार है नियमित अंकन प्रणाली। जब समग्र की सभी इकाइयों की हमें जानकारी होती है तो हम उसको एक लिख लिया जाता है, उसको एक
1 2 3 नंबर डालकर सारी इकाइयों को लिख लिया जाता है और फिर उसमें से 10-10 या 15-15 जितनी भी हमें इकाइयों का चुनाव करना होता है उस नंबर पर टिक करते जाते हैं और उनका चुनाव कर लिया जाता है। इस विधि को कभी कभी हम वैज्ञानिक नहीं मानते हैं क्योंकि इसमें पक्षपात आने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है अनियमित अंकन प्रणाली। जब सभी इकाइयों को कंटिन्यूअस लिख लिया जाता है और उसमें से फिर किसी भी इकाई पर टिक करके उसका चुनाव कर लिया जाता है तो वह कहलाती है अनियमित अंकन प्रणाली। एंड नेक्स्ट टाइप है ग्रिड प्रणाली। जब हम भौगोलिक क्षेत्रों का चुनाव देव निदर्शन के आधार पर करते हैं तो एक सेल्यूलाइड प्लास्टिक का बना लिया जाता है और उसको घुमाकर, ग्रिड को घुमाकर हम अपने भौगोलिक क्षेत्र का चुनाव कर लेते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि देव निदर्शन वो है जब समग्र में से सभी इकाइयों के चुने जाने की संभावना समान हो और ये समान संभावना से ही देव निदर्शन में प्रत्येक इकाई का चुनाव होना आसान होता है, संभव हो पाता है। इसकी जो विधियां हैं, लॉटरी विधि, कार्ड प्रणाली, रैंडम अंक प्रणाली, नियमित अंकन प्रणाली, अनियमित अंकन प्रणाली, ग्रिड प्रणाली, ये सभी समग्र में से सभी इकाइयों को चुने जाने की पूर्ण स्वतंत्रता देती हैं। देव निदर्शन विधि की जो सबसे अच्छी विशेषता है, गुण और दोषों की चर्चा भी हम यहाँ पे करेंगे। तो जो इसका गुण है वो ये है कि इसमें से समग्र में से सभी इकाइयों के चुने जाने की संभावना समान होती है। तो इसमें निष्पक्षता होती है, वैज्ञानिकता होती है और पूर्णतया ऑथेंटिक अंकों के आधार पर हम अपनी इकाइयों का चुनाव कर सकते हैं। और चूंकि दोष की बात करें तो समग्र की पूरी जानकारी होना बहुत मुश्किल होता है और जब हमें समग्र की पूर्ण जानकारी होगी तभी हम देव निदर्शन को हम अपने अनुसंधान में प्रयोग कर सकते हैं। निदर्शन से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में अवश्य देखे जाते हैं कि निदर्शन किसे कहते हैं, सैम्पलिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं, निदर्शन के आधार क्या है, निदर्शन की मुख्य विशेषताएं क्या है, देव निदर्शन किसे कहा जाता है, लॉटरी विधि क्या है और निष्पक्ष रूप से समग्र की पूर्ण जानकारी होने पर हमें किस प्रकार की सैम्पलिंग का प्रयोग करना चाहिए। कई सारे इस तरह के क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में, विश्वविद्यालय के एग्जाम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सैम्पलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनुसंधान में इससे बहुत मदद मिलती है और सामाजिक अनुसंधान सैंपल बेस्ड ही है। सैम्पलिंग पर ही हमारा सारा सोशल रिसर्च टिका हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।